हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के अंदर हम बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन, मेजर साइंस और कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड ट्रीटमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन से। Inflammation is a process by which body's WBCs chemicals protect us from infection, foreign substances such as bacteria and viruses. Inflammation एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे जो बॉडी की WBCs होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस से, यानी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है ड्यू टू फॉरेन सब्सटेंसेस दैट आर कॉजिंग इन्फेक्शन। अब जो इन्फ्लामेशन का जो लोकलाइज्ड प्रोटेक्टिव रिएक्शंस होती है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो कैसे होता है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उस फिजिकल अपीयरेंस की। वहाँ पर पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उस एरिया में हीट रहती है, कभी कभी लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का या फिर टिश्यू का, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन या फिर ज़्यादा इंजरी हो गई तो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की 3 टाइप है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो 2 से 3 वीक के लिए रहता है, उसका हीलिंग फेज बहुत कम समय का रहता है, तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो कभी कभी महीनों तक या फिर सालों लग जाते हैं उसको ठीक होने में, उसका हीलिंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। और जो सब एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो इन दोनों के बीच में आता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की क्या कॉजेज है, वो क्यों होता है। फिजिकल एजेंट में क्या आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल एजेंट हो सकता है, यानी कार एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, असॉल्ट हो सकता है, और उसके लिए इन्वायरमेंट भी कभी कभी हम कॉज कर देता है, जैसे कि सीवियर कोल्ड हो गया या फिर ज़्यादा बर्न हो गया, ज़्यादा जल गया अफेक्टेड पार्ट। जो केमिकल एजेंट है उसमें क्या आएगा, एसिड बर्न, एसिड चमड़ी पर गिर गया तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ड्रग्स हो गया, ड्रग्स से रिलेटेड हमारे जो बॉडी में सिंड्रोम्स होते हैं वो भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में आएंगे। वैनम यानी जहर, उसके प्रति भी हमारी बॉडी के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आने लग जाती है, फिर रेडनेस होने लगती है। ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, क्योंकि हमें भी कभी कभी ये सारी चीज़ें हो जाती है। इन्फेक्शन हो गया माइक्रोब से, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड अदर पैरासाइट्स। इस्टीमिया की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इस्टीमिया क्या होता है, लैक ऑफ और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई विच मे इवेंचुअली लीड टू डेथ ऑफ टिश्यू, यानी नेक्रोसिस नॉन एज एन इन्फाक्ट। इस्टीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पर्टिकुलर टिश्यू को या सेल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ की टिश्यू वहाँ की जो सेल है वो मरने लगती है, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। उसको हम इन्फाक्ट भी बोलते हैं इस पूरी रिएक्शन को। इम्यून भी कभी कभी कॉज हो जाता है इन्फ्लामेशन का, जैसे कि ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है, एलर्जीज हो जाती है। जो पर्टिकुलर डिजीज़ होती है उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देती है वो भी इन्फ्लामेशन का कभी कभी कॉज हो जाता है। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन एक बड़ी प्रोसेस है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम वो पढ़ेंगे। वैसोडाइलेशन, अगर हमें कहीं भी इंजरी हुई या फिर एब्रेशन हो गया तो वहाँ वहाँ क्या होगा, जो वहाँ की कैपिलरीज होती है, जो वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है। इट लीड्स टू ग्रेटर ब्लड फ्लो टू द एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन रिजल्टिंग इन रेडनेस एंड हीट। अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया डायलेट हो रहा है यानी फैल रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बहेगा तो वो वहाँ क्या होगा, ज़्यादा हीट होने लगेगा, वो जो जगह है ज़्यादा गर्म हो जाएगी। हम फील करते हैं, हमें कहीं चोट लगती है तो वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, रेडनेस ज़्यादा हो जाएगी ब्लड के ज़्यादा जाने की वजह से। वस्कुलर परमेबिलिटी, सेकेंड प्रोसेस है वस्कुलर परमेबिलिटी। प्रोसेस को जो सेकेंड
हम स्टेप पढ़ रहे हैं। एंडोथीलियल सेल्स बिकम लीकी फ्रॉम आइदर डायरेक्ट एंडोथीलियल सेल इंजरी और विया केमिकल मेडिएटर्स। जो पर्टिकुलर वेसल या कैपिलरी की जो एंडोथीलियल सेल्स की जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, वो थोड़ा लूज हो जाते हैं, उनकी परमेबिलिटी लूज हो जाती है, वो लीकी हो जाते हैं, वहाँ से सब्सटेंसेस निकलने लगते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ चले जाते हैं, और कभी कभी इसकी वजह से इडिमा भी कॉज हो जाता है। थर्ड प्रोसेस के अंदर जो थर्ड चीज़ है एक्सुडेशन, जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्सुडेशन। फ्लूइड, प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी escape from the intravascular space as a result of increased osmotic pressure extravascularly and increased hydrostatic pressure intravascularly। जो एक्सुडेशन है वो क्या है, जो फ्लूइड होता है, प्रोटीन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो क्या होता है, जो वैन के अंदर होते हैं, फिर वेसल्स के अंदर होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा वेस्कुलरली यानी जो वस्कुलर के बाहर है, यानी वेसल्स के बाहर है, वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो इंट्रावस्कुलर यानी वेसल्स के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए सारी चीज़ें बाहर जाती है। ठीक है, ये भी इडिमा कॉज कर सकता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सारी चीज़ें बाहर चल जाती है, प्रोटीन्स बाहर चले जाते हैं, तो उसको देखे देखे फ्लूइड भी उसके पीछे चले जाते हैं। जो मेनली हमने एक्यूट और क्रोनिक स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। स्टेजेस का मतलब होता है एक पॉइंट या पीरियड। हमने पूरी प्रोसेस पढ़ ली, अब उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंचेगा कि लास्ट में जो हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पूरा खत्म हो जाएगा। सबसे पहला स्टेज है टिश्यू इंजरी। अब वो किसी भी चीज़ से हो सकती है, टकराने से यानी कोलिजन, या फिर हम गिर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, कोई पॉइजन, कोई बर्न, एसिड बर्न हो गया। उसके बाद है सेकेंड स्टेज रिलीज ऑफ केमिकल्स। अब हमें पता है कि इन्फ्लामेशन के टाइम पर हॉर्मोन्स निकलते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड लिप्टोकाइंस। फिर थर्ड स्टेज है ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, यानी जो न्यूट्रोफिल्स है वो सबसे पहले आती है। न्यूट्रोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, उनमें से एक है। तो ये कम फर्स्ट टू द इंज्योर्ड साइट एंड हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द बैक्टीरिया। जो न्यूट्रोफिल सबसे पहले आता है, जो इन्फ्लामेशन की जो साइट है वहाँ पे सबसे पहले आता है डब्ल्यूबीसीज में, और वो जो बैक्टीरियाज को न्यूट्रलाइज करता है। फिर आता है मैक्रोफेजेस, aid the healing process by engulfing bacteria and dead cells to clear the area for the new cells to arrive। अब जो मैक्रोफेजेस है वो आएगी, और वो कुछ वीक्स या मतलब 72 आवर्स में आती है, वो लेट आती है और बहुत टाइम तक रहती है। वो क्या करती है, वो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती है या फिर डेड सेल्स को एनगल्फ कर लेती है, ताकि जो जो पूरा रास्ता है, जो पूरा एरिया है वो क्लीन हो जाए, ताकि न्यू सेल का रिजनरेशन हो, फटाफट हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। टेक और कम विद इन 72 आवर्स एट इंजरी साइट एंड रिमेन फॉर वीक्स। मैंने अभी बताया वो 72 आवर्स ऑफ इंजरी 72 आवर्स के बाद आता है मैक्रोफेजेस, और वो कुछ वीक्स के लिए रहता है। यहाँ पर हमारी स्टेजेस कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे कार्डिनल साइंस। तो ये जो कार्डिनल साइंस है, ये हमने पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें सारे उसके जो भी डायग्राम्स हैं उनसे आपको समझ में आएगा। ये कार्डिनल साइंस होते हैं, मतलब मेन साइंस, जिसमें इन्फ्लामेशन में हमको फील होगा कि ये चीज़ें हो रही है। जैसे कि इन्फ्लामेशन की साइड पर हमें पेन बहुत होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है। अगर ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया है, ज़्यादा इंजुरी आ गई है, तो लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है उस पर्टिकुलर टिश्यू का। रेडनेस आ सकती है, जिसे हम एरिथेमा बोलते हैं। वार्मथ, वो एरिया पूरा हीट अप हो जाता है। क्यों हमने पढ़ा था वैसोडाइलेशन की वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उसकी वजह से वो एरिया वार्मथ हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज होगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज होगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी एंटी हिस्टामिन्स। हमने पढ़ा था कि जो साइड पर है वो हिस्टामिन्स आएगी, तो हम एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं उस टाइम पर, ये अभी हमने पढ़ा एंटी हिस्टामिन्स। फिर हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, मेनली इन्फ्लेमेशन साइड पर हॉट थेरेपी देते हैं। क्योंकि वहाँ के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हॉट थेरेपी की वजह से मर जाते हैं, वो एरिया फटाफट क्लीन अप होता है और हीलिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होती है।
ओके, थैंक यू।